बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम हाई और लो मेथड की बात कर रहे थे और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट के अंदर पर यूनिट जो था वो 10% का रिडक्शन आ रहा था, जिसको हम स्टेप इन वेरिएबल कॉस्ट बोल देंगे। और इसको परफॉर्म करने के लिए हमने लास्ट क्लास में दो ऐसी एक्टिविटीज रखी थी जिसमें वेरिएबल कॉस्ट जो हो का लेवल जो हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो पर यूनिट। लेकिन हमने कहा जनाब कि अगर हमें सॉल्व करना पड़ जाए क्वेश्चन दो ऐसी एक्टिविटीज से जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का लेवल कांस्टेंट ना हो, तो फिर हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि जब भी आपका प्रोडक्शन लेवल 24,000 यूनिट से एक्सीड कर जाता है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट जो है 10% से रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, उसके बाद अब आपको दो एक्टिविटी लेवल दिए हुए थे 30,000 जो कि ऑब्वियसली 24,000 से एक्सीड करता है, तो इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो 10% से कम है, यानी ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से कम है। और ये 20,000 एक्टिविटी लेवल जो कि 24,000 या उससे कम है, लिहाजा इसमें पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ओरिजिनल है, जिसमें अभी तक कोई 10% का रिडक्शन नहीं आया। तो अगर हम इन दो एक्टिविटीज को कॉमन लेंगे तो फिर ना सिर्फ हमें अगर इसमें फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट तो सेम है, तो फिर जो डिफरेंस होगा उसमें वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस भी आ जाएगा। तो इन बातों को हमें समझने की जरूरत है। तो अगर हम इसको सॉल्व करने पहले इक्वेशन से, तो इक्वेशन से हमें ये समझ लग जाएगी कि इसके पीछे लॉजिक क्या काम कर रही है। देखिए हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बी एक्स। हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को क्या माना, एक्स माना। फिक्स कॉस्ट को क्या माना, वाई माना। तो अब हम टोटल कॉस्ट को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल कॉस्ट। और हम सब जानते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे मिलेगी। तो पहले केस में हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 20,000। तो अगर हम 20,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें किससे, एक्स से, जो कि हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की वेरिएबल कॉस्ट है, और उसमें प्लस कर दें क्या, फिक्स कॉस्ट, तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। और टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी अवेलेबल है, 356,000, सॉरी 300,000, इस केस में 300,000। ओके, ये टोटल कॉस्ट आ गई 300,000। और बेटा ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, उसके बाद जब हमारा प्रोडक्शन लेवल जो है वो क्रॉस कर गया किसको, 24,000 यूनिट्स को, तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है इसमें 10% डिक्रीज आ गया। तो ये वेरिएबल कॉस्ट हमारी एक्स नहीं है, बल्कि ये वेरिएबल हमारी 0.9x है। ठीक है जी। तो पहले तो हमने अपनी वेरिएबल कॉस्ट में 10% का रिडक्शन कंसीडर किया और उसके बाद उसको यूनिट से मल्टीप्लाई किया। यूनिट्स कितने हैं, 30,000। तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 356,000। यस और नो, जवाब दें। जब आप क्या करेंगे, 30,000 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 27,000। 27,000 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 356,000। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। इसमें से आप सीधा सीधा इक्वेशन नंबर 1 लेस करवा दें, 20,000 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, 300,000। और इसमें कुछ भी अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो बड़ा मामला सिंपल सा हो गया आपका। डिफरेंस क्या है आपके पास, माइनस माइनस और माइनस, यहां बचा आपके पास 7,000 x चूंकि y से y तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया,
ऐसा ही ना बेटा। और 356,000 माइनस 300,000, आपके पास डिफरेंस क्या बचा? 56,000। और x बराबर आ गया आपके पास किसके? 56,000 डिवाइडेड बाय 7,000। आंसर क्या आ गया आपके पास? 8 रुपए। जो पहले भी आपके सामने, ये 8 क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो हम पहले भी वर्कआउट कर चुके हैं, कोई मुश्किल बात नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाई लो से भी गुजारा हो सकता है ना हमारा, यस और नो, बताइए। अब जरा देखिएगा बेटा, बड़ा इसमें लॉजिकल पॉइंट क्या है, देखें। इक्वेशन में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि आप जानते हैं कि देखें 30,000 जब मल्टीप्लाई हुआ 0.9x के, 0.9 से, तो वो बन गया 27,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? x किसके बराबर है? 8 रुपए के। 8 रुपए जो है वो आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है किसी भी किस्म का डिक्रीज रिकॉर्ड करने से पहले। तो जो आप 30,000 यूनिट्स को 0.9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो इसका एक मतलब निकल रहा है। मतलब पता है क्या निकल रहा है? अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपए ही रहती, अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपए ही रहती, तो 30,000 यूनिट्स आप जितनी वेरिएबल कॉस्ट में बना रहे हो, उतने में आप क्या बना पाते? 27,000 यूनिट्स। कुछ समझे कि नहीं समझे? यानी अगर 8 रुपए को आप वेरिएबल कॉस्ट मानो, तो 356,000 रुपीज के अंदर आप 27,000 यूनिट बना पाते, 30,000 नहीं बना पाते। तो 356,000 रुपीज के अंदर रहते हुए आपने ये जो 30,000 यूनिट बनाए ना, इसका मतलब ये है कि आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में 10% से क्या है? डिक्रीज आया। तो जैसे ही हमने क्या किया, 30,000 को 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको x के बराबर रखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30,000 यूनिट्स बनाने की जो मौजूदा वेरिएबल कॉस्ट है, रिडक्शन के बगैर वही कॉस्ट 27,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट। इस तरह दोनों एक्टिविटीज के अंदर वेरिएबल कॉस्ट का लेवल क्या हो गया? जब सेम हो गया, तो हमारे लिए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ढूंढना मुश्किल नहीं रहा। ये बात जो पिक करेगा ना, वो कॉस्ट अकाउंटिंग की दुनिया में बादशाह बनेगा बेटा। जो ऐसे पॉइंट्स को हिट करेगा, मतलब यानी उसको ऐसे पॉइंट्स क्लिक होंगे। समझे बात या नहीं? कि हम 30,000 को 27,000 क्यों ले रहे हैं? कि अगर दोनों एक्टिविटी लेवल के अंदर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपए मानी जाए, तो फिर हम 356,000 रुपीज में रहते हुए 30,000 यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बल्कि 27,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यस और नो? तो हम 3,000 इजाफी यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उतनी कॉस्ट में रहते हुए, क्योंकि हमारी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में जो है वो क्या है? 10% का डिक्रीज आया। यस और जवाब दीजिए इस बात। अब अगर आप चाहते कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करते, तो फिर डायरेक्टली सॉल्व करने का वे यही था कि आप क्या करते हैं, आप इधर हाई एक्टिविटी दोबारा लिखते हैं, और आप बोलते कि भाई अगर मैं दोनों के अंदर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट मानूं, तो फिर मैं 30,000 यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पाता, बल्कि मैं 30,000 को मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे? 0.9 से। तो आंसर क्या आता? 27,000 आता। तो फिर मैं 27,000 यूनिट प्रोड्यूस कर पाता, कितने में? 356,000। बस सिंपल एक एडजस्टमेंट की मैंने, किसमें? यूनिट्स में, और डायरेक्ट मैंने आंसर निकाल लिया। डिफरेंस लिया, डिफरेंस क्या आया? माइनस का 7,000। माइनस दोनों तरफ है, साइन इग्नोर भी कर सकते हैं। और माइनस का 56,000, माइनस से माइनस कैंसिल किया। अब आप निकाल लें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। 56,000 डिवाइडेड बाय 7,000,
आंसर क्या आ गया? 8 रुपीज। ठीक है जी। फॉर यूनिट्स अप टू 24,000 फॉर यूनिट्स अबव 24,000। इस कॉस्ट में क्या आ जाएगा? 10% का डिक्रीज आएगा, तो ये बनेगी इसके 90% के बराबर, 7.2। जवाब दें बेटा, क्या मसला है? रिस्पॉन्स दें। तो ये अब हमें समझना है, ये हमें समझना है अब बेटा, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा इस बात का। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, या तो एक क्वेश्चन से कर लें या ऐसे बारीक पॉइंट याद रख लें कि इफेक्ट कहाँ जाएगा। तो मैं रिपीट कर दूं, जब जब फिक्स कॉस्ट में स्टेप आ रहा था तो हम जो एडजस्टमेंट कर रहे थे वो ना सिर्फ हम टोटल कॉस्ट में कर रहे थे बल्कि यूनिट्स में भी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जब हम टोटल कॉस्ट को 10% से डिक्रीज कर रहे थे, अच्छा ये भी कर सकते हैं बेटा, ये भी कर सकते हैं। अगर आप लो में चेंज लाएं तो आपको 20,000 को 0.9 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0.9 से। अगर आप लो में चेंज लाना चाहते हैं तो फिर आपको 20,000 को 0.9 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये 90% यूनिट्स हुए फिर उस क्लास से। तो फिर आप 20,000 को 0.9 से डिवाइड करें और सॉल्व कर लें, तब भी हो जाएगा सॉल्व, कोई इशू नहीं। सही कहा बिल्कुल आपने, आप लो में चेंज ले आए, कोई इशू नहीं है इसमें, तब भी आंसर वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन फिर उससे आंसर जो है वो 7.2 आएगा, क्योंकि हाई में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का आंसर 7.2 है। तो फिर आपको उसको डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100 करके लाना पड़ेगा, कहां पर? 8 रुपए पर। अगर आप एडजस्टमेंट लो में करेंगे तो फिर जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू आएगी ना वो 7.2 आएगी सॉल्व होने के बाद। और अगर आप एडजस्टमेंट हाई में करते हैं तो फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू 8 रुपए आएगी। समझे हैं मेरी बात को या नहीं समझे? जवाब दें। सही है बेटा, ओके, यहाँ तक बात क्लियर है सब लोगों को? तो ये छोटे छोटे बारीक पॉइंट है, इसको ध्यान में रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये तो कवर कर लिया, अब इसकी थोड़ी एक्सरसाइज करनी है मजीद, और इसको कवर करना है कैसे, देखिएगा। आइए देखते हैं। अभी आपके सामने है क्वेश्चन, दिख रहा है बेटा आपको? विजिबल है? क्वेश्चन दिख रहा है बेटा आपको? सबको विजिबल है क्वेश्चन? ओके नाउ, जबरदस्त। कैलकुलेटर हाथ में रखिए, अपने कैलकुलेटर हाथ में रखिए, जो बोलूंगा वो करेंगे आप। कैलकुलेटर हाथ में रखिए सब लोग, कैलकुलेटर निकाल लीजिए। आ गया कैलकुलेटर? मैं भी ले आता हूँ कैलकुलेटर। ठीक है बेटा, ये आ गया कैलकुलेटर मेरे पास।
अच्छा जी, अब बताइए आप लोग, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। C Limited has provided you the following information. Number 1A, for the month of January 2015, वीक 1 और वीक 2, सही है। वीक 1 में आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए बताइए, पहले हफ्ते में आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए बताइए, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए। वीक 1 का प्रोडक्शन लेवल क्या है, 5600, वेरी गुड। वीक 2 का प्रोडक्शन लेवल कितना है, 6000, यस और नो, ऐसा ही है, रिस्पॉन्स दीजिए, जवाब दीजिए, ऐसा ही है। अच्छा, अब लिखा हुआ क्या है, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल है। तो बेटा मटेरियल कॉस्ट अगर रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल तो बाय नेचर प्योरली वेरिएबल है ना, उसमें कोई फिक्स एलिमेंट नहीं है। जितना आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा उतना मटेरियल ज्यादा चाहिए होगा। तो हाई-लो मेथड हम बेसिकली क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक कॉस्ट में से फिक्स एलिमेंट और वेरिएबल एलिमेंट क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, यस और नो, क्या ख्याल है। तो हम इस बात को कंफर्म कैसे करेंगे बेटा, हम इस देखें, हमें हर जगह हाई लो मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम क्वेश्चन को हाई लो के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जरा पहले देखें, गौर करें। 56,000 को डिवाइड करें 5,600 यूनिट से, तो आपको एवरेज कॉस्ट कितनी मिल रही है, 10 रुपए। अच्छा जी, 60,000 को डिवाइड करें 6,000 से, तो आपको तब भी एवरेज कॉस्ट कितनी मिल रही है, 10 रुपए। इसका मतलब ये हुआ, अगर फिक्स कॉस्ट एलिमेंट होता तो आपका एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन करता, मतलब फिक्स कॉस्ट ज्यादा यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये बेसिक बेसिक बातें हैं और ये सारी बातें आपको बहुत पहले सिखा दी गई हैं, यकीन करें। तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक्टिविटीज के अंदर जब एवरेज कॉस्ट सेम आ रहा है तो दोनों एक्टिविटीज प्योरली जो है वो वेरिएबल नेचर की एक्टिविटीज हैं, इसमें 1 रुपया भी फिक्स कॉस्ट का शामिल नहीं। तो जब दोनों एक्टिविटीज के जरिए मुझे पर यूनिट रेट जो मिल रहा है वो 10 रुपए ही मिल रहा है, तो क्या अब मुझे इसकी क्या कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या मुझे हाई लो मेथड फॉलो करना है, जरूरत ही नहीं है हाई लो मेथड फॉलो करने की। मतलब ये नहीं कि कुछ इक्वेशन ऐसी भी तो हो सकती है ना बेटा, कुछ इक्वेशन ऐसी भी तो हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ बराबर हो y इज इक्वल्स टू mx के, उसमें c वाला एलिमेंट ही ना हो। तो मतलब क्या हुआ, यहां पर अगर मैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का फंक्शन बनाता हूं तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का फंक्शन जो है वो 10x के बराबर है। 1 यूनिट प्रोड्यूस होने से मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट में 10 रुपए से क्या होता है, इजाफा होता है। डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में आपको ये बताया था जिसको हम पर यूनिट ट्रेस कर सकें। 1 यूनिट प्रोड्यूस करने से 10 रुपए का रॉ मटेरियल क्या होता है, खर्च होता है, यस और नो, जवाब दें। अब रिक्वायरमेंट क्या पूछी आपसे भाई, रिक्वायरमेंट पूछी मटेरियल कॉस्ट इन वीक 3, एस्टिमेट करो, वही एस्टिमेशन करना है, वही फोरकास्टिंग करनी है। मटेरियल कॉस्ट तीसरे हफ्ते की निकालो जब प्रोडक्शन लेवल 6,500 यूनिट होगा बजटेड, यानी बजट बनाओ। अब जब तुम बजट बनाओगे तुम्हें बजट के अंदर अंदाजा लगाना है कि तुम मटेरियल पे कितना पैसा खर्च करोगे, जवाब दो। तो सिंपल करना क्या है, एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है कितनी, 6,500, या 6,500 को 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर क्या आएगा, 65,000। कोई मुश्किल बात, अगर आप चाहें तो उसको y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 से सॉल्व कर लें, आंसर 10 रुपए आएगा। लेकिन मैं आपको एनालिसिस सिखा रहा हूं कि भाई क्योंकि मटेरियल कॉस्ट प्योरली वेरिएबल है, इसमें कोई फिक्स एलिमेंट नहीं होगा, तो हम पहले एनालाइज कर लें, तो हमें जरूरत ही नहीं होगी हाई लो मेथड अप्लाई करने की। क्या ख्याल है बताओ, जवाब दो। चले, उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, पहला हफ्ता दूसरा हफ्ता प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी है, 5,850 और 6,300। कहता है
मटेरियल कॉस्ट, ये मटेरियल कॉस्ट नहीं है बेटा, ये लेबर कॉस्ट है। मटेरियल भी तो बात हम कर चुके ना। बताओ बेटा डायरेक्ट लेबर क्या था? जो डायरेक्ट लेबर है वो प्रोडक्शन होगी जब भी उसको आप इस्तेमाल करोगे, प्रोडक्शन नहीं होगी आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे, घर बैठ जाएगा। रिस्पॉन्स दो। सही है, ये लेबर कॉस्ट है। पहले हफ्ते की लेबर कॉस्ट कितनी है? 5,850 यूनिट्स पर 93,600। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम ये करते हैं, हम 93,600 को डिवाइड कर देते हैं किस में? 5,850। क्या आ गया आंसर? 16 रुपए आ गया। अच्छा, हम 1,08,000 को भी डिवाइड कर देते हैं किससे? 6,300 से, तब भी आंसर क्या आएगा? 16 रुपए आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों लेवल पर अगर आपकी एवरेज कॉस्ट सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी फिक्स एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो डायरेक्ट आपको पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी मिल गई? 16 रुपए। अब रिक्वायरमेंट क्या पूछता है पूछने वाला? मांगने वाला क्या मांगता है? मांगने वाला मांगता है, कहता है लेबर कॉस्ट निकालो तीसरे हफ्ते की और चौथे हफ्ते की। लेबर रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 2% इन वीक 4। चौथे हफ्ते में 2% से लेबर रेट बढ़ जाएगा, कोई मसला नहीं, वो हम बाद में देखते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्शन वाज एक्सपेक्टेड टू बी 6,500 यूनिट्स, और जो प्रोडक्शन है वो 6,500 यूनिट होगी। कौन से हफ्ते की? तीसरे हफ्ते की। तो पहले तो क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 6,500 को इससे। तो तीसरे हफ्ते का बजटेड कॉस्ट आ गया आपके पास कि तीसरे हफ्ते में 6,500 यूनिट बनाने की जो आपकी लेबर कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 1,04,000 रुपए। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए, क्या ख्याल है? अच्छा, और चौथे हफ्ते में आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? 6,750। यस और नो? अच्छा जी, जब 6,750 आप यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि चौथे हफ्ते में आपकी लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है 2%। तो 16 को आप मल्टीप्लाई करो पहले किससे? 1.02 से। 16 तो 16 रहेगा, उसमें 2% का इजाफा होगा, तो आंसर आएगा 16.32। और 16.32 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 6,750। 1,10,160 रुपए। ये बन जाएगी बेटा आपकी चौथे हफ्ते की क्या? एस्टिमेटेड बजटेड लेबर कॉस्ट। क्या ख्याल है? बजट, असल में बजट बनाना आप सीख रहे हैं। बजट हमेशा किसका होता है? मुस्तकबिल का होता है, ऐसा ही है ना? बजट हमेशा फ्यूचर का बनना होता है ना। तो बजटिंग का टॉपिक मेनली आप कहाँ सीख रहे होंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग में। वहां ये बातें बहुत काम आएंगी आपको, क्योंकि वहां ये बातें आपको बेसिक में नहीं पढ़ने को मिलेंगी। समझे मेरी बात को? अच्छा जी, आगे बात करें आपसे। अब देखिएगा, सी पार्ट देखते हैं, इसका सी पार्ट। हाँ भाई, क्या विजिबल है सबको सी पार्ट? क्या लिखा हुआ है? पावर एक्सपेंस। पावर एक्सपेंस, यस और नो? लिखा हुआ दिख रहा है बेटा? पावर एक्सपेंस का मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका डायरेक्ट ओवरहेड नहीं है, बल्कि मतलब नहीं कि आपका जो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं बल्कि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। तो हो सकता है इसके अंदर कोई फिक्स एलिमेंट भी क्या हो? मौजूद हो। तो पहले तो हम क्या करते हैं, दोनों लेवल्स को वेरीफाई करते हैं
यानी मतलब कोई प्रोडक्शन ना होने की सूरत में कम से कम आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा मिनिमम। वो जो मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा वो आपकी फिक्स कॉस्ट। ठीक है, कितना 344,000 इसको डिवाइड कीजिए कितने से 24,500 से। आंसर आपको मिल रहा है समथिंग 14.04। ओके ना। अच्छा जी, 360,800 डिवाइडेड बाय व्हाट 25,900। ये आंसर बिल्कुल लगा रहा है आपके पास 13.93। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लेवल्स पर जब एवरेज कॉस्ट आपका बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉस्ट के अंदर, इस टोटल कॉस्ट के अंदर बेटा फिक्स एलिमेंट भी मौजूद है और वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट मौजूद है। अब आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट दोनों में सेम होनी चाहिए। अगर फिक्स कॉस्ट दोनों एक्टिविटी में सेम है और वेरिएबल कॉस्ट भी दोनों एक्टिविटी में सेम है तो क्या होगा? जब आप कॉस्ट को कॉस्ट से माइनस करोगे तो फिक्स कॉस्ट तो कैंसिल हो जाएगी, डिफरेंस बचेगा वेरिएबल कॉस्ट से, और उस डिफरेंस से आप इजाफी यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट मालूम करके इजाफी यूनिट्स के जरिए आप अपनी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मालूम कर सकते हो बाय अप्लाइंग व्हाट, हाई लो मेथड। यस और नो? जवाब दो बेटा। तो अगर मैं डायरेक्ट y2 देखो, अब यहाँ पे स्क्रीन देखो, स्क्रीन अब अगर मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, y2 माइनस y1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, मैं लिखता हूं 360,800 हाई एक्टिविटी पे कॉस्ट माइनस 344,000 लो एक्टिविटी पे कॉस्ट डिवाइड बाय व्हाट 25,900 हाई एक्टिविटी यूनिट्स माइनस 24,500 लो एक्टिविटी यूनिट्स। तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू व्हाट? ₹12। 12 रुपए क्या मिल गया हमें पर यूनिट पावर एक्सपेंस। एक यूनिट हमें, हमारा एक यूनिट प्रोड्यूस करने में हमारी बिजली के 12 रुपए खर्च हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, लाइटिंग जो भी इसमें हो। तो पावर एक्सपेंडिचर आपका कितना हो रहा है बेटा? 12 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। जवाब दें, रिस्पॉन्स करें बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? पावर एक्सपेंस फंक्शन बना लें या पावर कॉस्ट फंक्शन बना लें, तो पावर कॉस्ट फंक्शन में 12 रुपए तो हो गई आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट एलिमेंट अलग कर दें तो बड़ा सिंपल वे है। अगर मैं 12 रुपए को मल्टीप्लाई कर दूं 24,500 से तो मुझे 24,500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ पावर एक्सपेंस, वो है 294,000। और जैसे ही मैंने 344,000 में से 294,000 क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया 50,000 आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि हमारा जो पावर कॉस्ट फंक्शन है वो फंक्शन ये हुआ ना, y इज इक्वल्स टू 12x प्लस का 50,000। यस और नो? जवाब दीजिए। फंक्शन मिल गया आपको पावर एक्सपेंस, यहां लगाना पड़ गया हाई लो मेथड। क्यों लगाना पड़ गया हाई लो मेथड? बताइए क्यों लगाना पड़ गया हाई लो मेथड? इसलिए कि टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट भी था और वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट भी था। क्या ख्याल है? अलग अलग करना पड़ गया आपको। समझ में आई बात या नहीं? अब कहता है प्रोडक्शन एक्सपेंस निकालो फॉर द मंथ ऑफ मार्च व्हेन प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी 26,500। तो सिंपल क्या करो, 26,500 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो 12 से और प्लस कर दो फिक्स कॉस्ट आंसर के तौर पर 368,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? मार्च के महीने का आपका बजटेड पावर एक्सपेंस जो है वो कितना है? मार्च के महीने का आपका बजटेड पावर एक्सपेंस कितना है? 368,000।
मार्च के महीने का आपका बजटेड पावर एक्सपेंस कितना है? 368,000। यस और नो? क्या ख्याल? सबको क्लियर है? भाई रिस्पॉन्स दो ना यार, अल्लाह के बंदो, रिस्पॉन्स दो तो बात बनेगी। अच्छा जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब अगला सवाल देखिए आप लोग। फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना हमारे, जिसमें इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल भी होता है, जिसमें इनडायरेक्ट लेबर भी होता है, जिसमें इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स भी होते हैं, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स भी होते हैं। जवाब दें। मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री। लेकिन हो सकता है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट में थोड़ा कुछ मामूली सा एलिमेंट वेरिएबल हो, बाकी सारा एलिमेंट क्या हो? फिक्स हो। समझे बात को या नहीं? तो अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। देख रहे हैं ऊपर हमने क्या निपटा दिया बेटा? ऊपर हमने डायरेक्ट मटेरियल निपटा दिया। डायरेक्ट मटेरियल प्योरली वेरिएबल, डायरेक्ट लेबर प्योरली वेरिएबल, पावर एक्सपेंस में कुछ एलिमेंट मतलब मेजोरिटी एलिमेंट वेरिएबल है और एक छोटा एलिमेंट जो है वो क्या है? फिक्स्ड है। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात कर लें तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है उसमें ज्यादातर एलिमेंट फिक्स होंगे, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत एलिमेंट बाय नेचर क्या होगा? वेरिएबल होगा। भाई रिस्पॉन्स दें आप लोग, सबसे बात कर रहा हूँ। तो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015, जनवरी के मंथ का प्रोडक्शन क्वांटिटी कितना है? 24,500। और आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है? 855,000। तो आप वेरीफाई करते जाइए इसको जरा। देखो भाई 855,000 को आप डिवाइड करो 24,500 से, क्या आंसर आ रहा है आपके पास? 34.89 आ रहा है। सही है, ओके। अच्छा जी, 897,000 को आप डिवाइड करो 25,900 से, आंसर आ रहा है आपके पास 34.63। इससे पहले क्या था आंसर? 34.89 और अभी आंसर आ रहा है 34.63। तो बहुत मामूली सा फर्क आ रहा है आंसर। ठीक है, ओके। उसके बाद देखते हैं जरा, 9,15,000 डिवाइडेड बाय 26,500, 34.52। ठीक है जनाब। तो इसका मतलब तीनों एक्टिविटी पर जो हमें एवरेज आंसर मिल रहा है वो मुख्तलिफ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा फर्क दिख रहा है। तो अब क्या करें? बेहतर है कि क्या करें, हाई एक्टिविटी और लो एक्टिविटी पिक कर लें और उसके जरिए फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग कर लें। करेक्ट और नॉट? प्लीज बेटा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, सब खामोश बैठे हुए। अच्छा जी, तो इसमें सबसे हाई एक्टिविटी क्या है हमारी? 26,500 वाली। और लो एक्टिविटी कितनी है? 24,500 वाली। ऐसा ही है ना? तो ये हमारी जो है, इसको मार्क कर देंगे हम, ये आपकी लो एक्टिविटी और ये आपकी हाई एक्टिविटी। इन दोनों के जरिए हम मालूम कर लेते हैं भाई अपने आंसर्स को। क्या ख्याल है? तो अगर मैं डायरेक्ट लगा दूं भाई, मैं तो डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर चुका हूँ। अब लिखने वाला काम आपने कर लेना है आराम से घर बैठ के, अभी नहीं कीजिएगा, अभी लेक्चर पे ध्यान दें, बाकी आप उसको दोबारा सब लिख लीजिएगा अपने पास। ठीक है बेटा। हाई एक्टिविटी पर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? 9,15,000, यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट क्या है? माइनस लो एक्टिविटी पर आपकी कॉस्ट क्या है? 855,000। ठीक है जी। हाई एक्टिविटी पर आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? 26,500। लो एक्टिविटी पर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? 24,500। तो कितने यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस किए? 2,000। और ऊपर डिफरेंस 2,000 यूनिट्स को इजाफी प्रोड्यूस करने की कॉस्ट का है। तो आपकी 30 रुपए क्या हो गई बेटा? 30 रुपए आपकी हो जाएगी पर यूनिट वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स।
पर यूनिट वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 30 रुपए। इस 30 रुपए को आप मल्टीप्लाई कर दें 9,15,000 से, तो आपको सॉरी 30 रुपए को मल्टीप्लाई कर दें यूनिट से, मैंने कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया 26,500। एग्जामिनेशन की एंग्जाइटी में ये वाली हरकतें हो जाती हैं बेटा एग्जामिनेशन हॉल में, के बजाय यूनिट से मल्टीप्लाई करने के आपने कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 26,500 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की वेरिएबल कॉस्ट आ गई इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स कितनी, 795,000। 9,15,000 में से अगर आप क्या करें, आंसर माइनस कर दें तो आपको फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ सर कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का अगर हम फंक्शन बनाएं तो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फंक्शन बराबर है 30x प्लस 120,000। यस और नो? जवाब दो बेटा। और अब करना क्या है, 28,500 यूनिट प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है, बजटेड या एस्टिमेटेड। तो आप क्या करो, 28,500 लिखो, उसको मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो और उसमें प्लस करवा दो फिक्स कॉस्ट जो कि हमारे आंसर में महफूज है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 975,000। यस और नो? क्या ख्याल, कोई मुश्किल बात की है मैंने इसमें आपसे? बताइए। अच्छा जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको ये एक और क्वेश्चन मिलेगा जिसके जरिए आप फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मामला समझ सकते हैं। देखें, अब आप इसको समझ, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ AXZ लिमिटेड। ठीक है जी, तो AXZ या एक्स लिमिटेड फेविक, देखो अभी क्या कर दिया, ट्रांसपोज स्टाइल में कर दिया। एग्जामिनर क्या करता है, बात दफा सवाल आपकी जो आदत होती है उस स्टाइल में लिखता है, ट्रांसपोज कर लेता है, रोज को कॉलम, कॉलम को रोज बना लेता है। इस बात का भी ख्याल रखना, पहले मंथ्स आपको कॉलम में दिख रहे थे, अब मंथ्स आपको जो है रो वाइज दिख रहे हैं ऐसे। अच्छा जी, तो फरवरी का मंथ और मार्च का मंथ, फरवरी के मंथ में आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 4,050। मार्च में कितने प्रोड्यूस किए, 4,800। यस और नो? रिस्पॉन्स बेटा, रिस्पॉन्स। अच्छा जी, फरवरी के मंथ में प्राइम कॉस्ट कितनी है, 1,01,250। अब प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट ओवरहेड शामिल है। प्राइम कॉस्ट जो होगी वो सारी की सारी वेरिएबल हो जाएगी। प्राइम कॉस्ट तकरीबन सारी की सारी क्या है, वेरिएबल है। समझे बात को? मतलब अब जब उसने प्राइम कॉस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर लेबर कॉस्ट भी शामिल है और मटेरियल कॉस्ट भी शामिल है। ये बात पीछे हो चुकी है, अगर लेक्चर्स याद हो, याद है भाई लेक्चर्स, प्राइम कॉस्ट का तस्करा मैंने किया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर किसी, जब मैं आपको कॉस्ट क्लासिफिकेशन समझा रहा था उस वक्त मैंने प्राइम कॉस्ट की बात की है ना बेटा, ये नहीं की? बताइए। अच्छा जी, तो कोई मसला नहीं, हम वेरीफाई कर लेते हैं इसको कि भाई प्राइम कॉस्ट प्योरली वेरिएबल है या नहीं। अगर नहीं होगी, इसमें कोई फिक्स एलिमेंट हुआ तो निकाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो एक काम करते हैं ना, हमने लिखा 1,01,250 डिवाइड कर दिया 4,050 के से, आंसर आया 25 रुपए पर यूनिट। और लिखा 1,20,000 डिवाइड कर दिया 4,800 यूनिट्स, आंसर आया 25 रुपए। इसका मतलब यूनिट्स प्रोड्यूस होने से आपकी एवरेज कॉस्ट चेंज नहीं हो रही पर यूनिट, एवरेज कॉस्ट इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो भी एलिमेंट है वो वेरिएबल है, इसमें कोई फिक्स कॉस्ट एलिमेंट मौजूद नहीं है।
जवाब दें बेटा। इसका मतलब क्या है? प्राइम कॉस्ट इज प्योरली वेरिएबल. इट इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट. अच्छा जरा ऊपर बताइए, ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हमारी पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट क्या आई थी? अब जरा इस बात को ऐसे भी समझ लो, ये हम सबसे ऊपर आ गए वापस. 56,000 को डिवाइड किया 5,600 से, पर यूनिट लेबर कॉस्ट आई थी 10 रुपए. यस और नो? और जब 93,600 को डिवाइड किया था 5,850 से, तो पर यूनिट लेबर कॉस्ट कितनी आई थी? 16 रुपए. ये बताओ 10 और 16 कितने होते हैं? 26. तो अगर मैं आपको डायरेक्टली 26 रुपए दूं तो 26 रुपए का मतलब क्या है? इसमें 10 रुपए लेबर के भी शामिल हैं और 16 रुपए 10 रुपए मटेरियल के भी शामिल हैं और 16 रुपए लेबर के भी शामिल हैं. मिला लें उसको. या आप क्या करें, 56,000 और 93,600 को प्लस कर दें तो ये प्राइम कॉस्ट बन जाएगी, और प्राइम कॉस्ट को डिवाइड कर दें किससे? मतलब एक समझाने के लिए 5,600 यूनिट. यूनिट्स दोनों केस में सेम होनी चाहिए. अभी नीचे नहीं है सेम, दो अलग अलग क्वेश्चन बने हैं, लेकिन समझाने की खातिर ये बात कर रहा हूँ, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ. समझे बात को? तो इसका मतलब कि जब आप प्राइम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं बेटा वेरिएबल, तो इसका मतलब ये इसमें पर यूनिट लेबर भी शामिल है और इसमें पर यूनिट मटेरियल भी शामिल है. मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो इसका मतलब क्या हुआ? आंसर क्या आया था हमारा यहाँ पर? 25 रुपए. तो 25 रुपए के अंदर फर्ज करें 10 रुपए मटेरियल, 15 रुपए लेबर शामिल है. इस तरह समझ होगा ना या नहीं होगा ऐसा? जवाब दीजिए बेटा, क्या ख्याल है? चलिए ओके, तो ये आपके सामने बात आ गई. अच्छा जी, उसके बाद आगे ये लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो अभी हम एक्सपीरियंस करके आ गए कि फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर फिक्स एलिमेंट भी होता है. होता है कि नहीं होता? तो आप इसको आप दोबारा वेरीफाई कर लें भाई. कैसे वेरीफाई करेंगे? आप बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स की वैल्यू है 197,200 कितने यूनिट्स पर? 4,050 यूनिट्स पर. डिवाइड कर दिया, आंसर आया 48.69. ओके जी. और फैक्ट्री ओवरहेड्स की वैल्यू है 2,15,200 कितने यूनिट्स पर? 4,800 यूनिट्स पर. डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 44.83. तो दोनों एक्टिविटीज पर एवरेज कॉस्ट सेम नहीं आ रही. इसका मतलब क्या है? इसके अंदर फिक्स एलिमेंट भी मौजूद है. अब क्या करें? हाई लो मेथड अप्लाई करके वर्कआउट कर लें. 2,15,200 माइनस 197,200 लो एक्टिविटी कॉस्ट आ गई आपकी. हाई एक्टिविटी यूनिट्स कितने हैं आपके? 4,800 यूनिट्स हैं. और लो एक्टिविटी आपके कितने हैं? 4,050. 24 रुपए आपका आंसर आ गया. तो 24 रुपए आपका आंसर आ गया. अब अगर मैं आपके सामने क्या कर दूं, एक चंद चीजें लिख दूं, तो आपका प्राइम कॉस्ट फंक्शन बना y इज इक्वल्स टू, क्या आंसर आया था? 25 आया था ना हमारे पास आंसर इससे पहले, 25 रुपए. y इज इक्वल्स टू 25x. ये आपका क्या है? प्राइम कॉस्ट फंक्शन. अच्छा, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फंक्शन बनाना है तो y इज इक्वल्स टू व्हाट? 24x तो लिखना है, लेकिन 24x के अंदर इसका वो जो y इंटरसेप्ट है, वो जो इसका फिक्स कॉस्ट है, वो भी प्लस करना है. क्या ख्याल है? तो वो निकाल लें जरा, उसको भी वर्कआउट कर लें जरा. आप 24 को मल्टीप्लाई करें आप 4,800 यूनिट से, कर दिया, तो ये मिल गई आपको 4,800 यूनिट प्रोड्यूस करने की वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट. और आप 2,15,200 में से इसको माइनस कर दें तो ये मिल जाएगी आपको फिक्स कॉस्ट. इसका मतलब ये हुआ आपका फंक्शन क्या बना? आपका फंक्शन बन गया 24x प्लस 100,000. जवाब दीजिए बेटा, चाहिए आपको बात समझ में आ जाती है?
ठीक है, सही है। और अब आप देखें कि एडमिन कॉस्ट जो है वो तो आउटपुट चेंज होने से तब्दीली नहीं हो रही। एडमिन कॉस्ट तो आउटपुट तब्दील होने से चेंज नहीं हो रही। एडमिन कॉस्ट तो आउटपुट मतलब क्या हुआ फिर? एडमिन कॉस्ट इज प्योरली व्हाट? चाहे यूनिट तब्दील हो तब्दील ना हो, एडमिन कॉस्ट फिक्स की फिक्स है। कितनी है? 1,70,000। क्या ख्याल है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू सी के बराबर होगी, और ये लाइन बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। का ग्राफ जो बनेगा, जो कट करेगा y एक्सिस को और पैरेलल होगा किसके? x एक्सिस के। बिल्कुल। तो फिक्स कॉस्ट का डायग्राम ऐसा ही होता है ना बेटा, पता है ना सबको? जवाब दीजिए बेटा, रिस्पॉन्स दीजिए सब लोग। अच्छा, ये सारी बातें समझ में आती हैं बेटा आपको? आप सबका भरपूर रिस्पॉन्स चाहिए। जी बेटा, जवाब दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू 170,000। मतलब प्रोडक्शन लेवल कुछ भी हो, आपकी फिक्स कॉस्ट जो है 170,000 के बराबर रहे। समझे बात या नहीं? रिस्पॉन्स दीजिए। अब वो क्या बोलता है? अब वो आपको बोलता है कि क्या करो भाई, कैलकुलेट द above cost item for the month of April when production is budgeted at rupees, sorry, budgeted to be 4,950 units। जब आपकी बजटेड कॉस्ट जो है, बजटेड यूनिट्स जो है वो 4,950 है, तो बताइए उसमें बजटेड कॉस्ट क्या होगी? तो क्या करो, 25 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 4,950 से, तो आपको प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी बजटेड अगले महीने की। जवाब दो। तो आपने कहा 4,950 यूनिट्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 25 के रेट से। तो 1,23,750 क्या हो गई? आपकी प्राइम कॉस्ट हो गई। कौन से मंथ की? अप्रैल के मंथ की। अच्छा जी, 4,950 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने किससे? 24 से। तो 1,18,800 क्या हो गया? 1,18,800 क्या हो गई बेटा आपकी? वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गए। अप्रैल के मंथ के इसमें आपने फिक्स कॉस्ट क्या की? ऐड की 1,00,000 रुपए से। तो आपकी अप्रैल के मंथ की फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट क्या होगी? 2,18,800। और एडमिन कॉस्ट तो आपकी 1,70,000 ही रहेगी, क्योंकि उसका आउटपुट चेंज होने कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाब दें। ये आपके सामने। और अगर आप प्राइम कॉस्ट में इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। एडमिन तो जाएगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मतलब यानी कि ये जो दो इक्वेशन है ना, क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स, इन सब का सम जो होगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के बराबर होगा। फिर एडमिन कॉस्ट का ताल्लुक किससे है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, यानी जीपी के बाद से। और जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट बनेगी, इसमें जितनी इन्वेंट्री बिक चुकी होगी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल में चली जाएगी, और जो इन्वेंट्री बच चुकी होगी वो इन्वेंट्री बन के आपकी इस एसएफ में बतौर एसेट के तौर पे मौजूद होगी। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ?
हाँ जी, क्या कहते हैं बेटा, कुछ बात समझ में आई है आप लोगों को या नहीं? ओके, तो अब ये अगले 2 पेजेस हैं बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट लें और ये आपका होमवर्क है, जरा ये आप करके बताइए। ये 2 क्वेश्चन हैं, इसके अंदर सेल्स यूनिट भी दिए हुए हैं आपको, प्रोडक्शन यूनिट भी दी हुई है, प्राइम कॉस्ट भी दी हुई है, हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पावर कॉस्ट है, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन भी आपके सामने आ रही है। अच्छा, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन क्या है, फिक्स कॉस्ट है अगर टाइम बेस है तो, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपके सामने, जरा देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और फिर जो एस्टिमेट करने का बोल रहा है वो एस्टिमेट करके बताइएगा। कर पाएंगे इसको सॉल्व आप लोग? बताइए। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? ठीक है बेटा, इसको क्लोज करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।